नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 2 क्लास के बाद में शायद समाप्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं जो चलते चलते में प्रश्न आपको दिया गया था कि उसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पहले लेक्चर में भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसकी एक बार डेट भी आपको याद रहनी चाहिए। ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य में, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने ये सम्मेलन चला था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी शामिल हुए थे और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये नोट कर लेना, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो रैमजे मैकडोनाल्ड। दूसरा पूछा जा सकता है कि उस समय भारत सचिव कौन थे। भारत सचिव थे सैमुअल हक। क्या नाम था? सैमुअल हक। 3-4 प्रश्न ये बन सकते हैं, ये संभावित प्रश्न हैं जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। और एक पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब हो गया उस समय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर गांधी जी ने इसमें भाग लिया, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा, असफल हो गया। और इसके असफल होने का जो कारण था वो ये था कि अंबेडकर ने यहाँ पर क्या किया था, अछूतों के लिए या दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी और उस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो उसके बाद में गांधी जी यहाँ से वापस आ गए और इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे। तो गांधी जी भारत वापस आए थे 28 दिसंबर 1931 को। जब गांधी जी भारत वापस आए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो इन्होंने तुरंत वायसराय से मिलने की सोची और वायसराय से जब मिलने के लिए इन्होंने कहा तो लॉर्ड वेलिंगटन ने इनसे मिलने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। अब गांधी जी को लगा कि गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असफल होने वाला है, तभी इन्होंने क्या किया, वहां से लौटने के पश्चात जब वेलिंगटन ने इनसे मिलने के लिए मना कर दिया तो तुरंत ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ करने की सोच ली और तभी इन्होंने क्या किया, 1932 में ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? तो प्रश्न क्या था आपका, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आज का पहला सवाल है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब ठहरे थे। फैक्चुअल सवाल है, स्थान का नाम पूछा है कि कौन सी जगह ठहरे थे, तो वो है आपका किंग्सले हॉल। तो गांधी जी जब लंदन में थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तब किंग्सले हॉल में उनको ठहराया गया था। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन, यानी कि जब गांधी जी बंबई से लंदन गए तो जिस पानी के जहाज में गांधी जी को ले जाया गया था उस जहाज का नाम क्या था? ठीक है, इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम था SS राजपूताना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि उस जहाज का नाम क्या था? SS राजपूताना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो अभी मैंने आपको समझाया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का कारण, तो आप बताइए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो दोस्तों अम्बेडकर ने क्या किया था? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। क्या की थी? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। और इसी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी ये सांप्रदायिक आधार पर की गई थी, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर की गई थी कि अछूतों के लिए अलग से एक वर्ग बनाया जाए। इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और जब गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया तो ये गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सिर्फ पृथक निर्वाचक मंडल की बात पर या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल की बात पर ही क्या रहा था? असफल रहा था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्लियर है? आगे बढ़े। फैक्चुअल सवाल है, कई बार चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी हम इसकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णयन घोषित किया था? दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि सांप्रदायिक अधिनिर्णयन क्या था। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट। और ये इसको सांप्रदायिक पंचाट इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत भारत में मुसलमानों के लिए तो था ही पहले से, पार्लियामेंटो सुधारों में उनकी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सांप्रदायिक पंचाट में क्या किया गया था कि यहाँ पर अछूतों को या दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों को किसमें दिया गया था ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो पार्लियामेंटो सुधार 1909। जब सांप्रदायिक पंचाट भारत में पेश किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही इनको पृथक निर्वाचक की मांग को स्वीकार किया गया उसी समय गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। किसने? गांधी जी ने। और ये गांधी जी का पहला आमरण अनशन माना जाता है। ठीक है, तो 20 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? 20 सितंबर 1932 को। जब गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया तो पूरे भारत में, पूरे देश में ये एक चर्चा का विषय बन गया। और कुछ दिन पश्चात लगभग 5 से 6 दिन बाद में 26 सितंबर में, यहाँ लिख देता हूं ऊपर, 26 सितंबर 1932 को ही गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में एक समझौता हुआ था।
उस समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। ठीक है, और इस पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि जो पूना पैक्ट हुआ था ये कुछ लोगों की मध्यस्थता के कारण हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, एक चित्तरंजन दास का नाम, पुरुषोत्तम दास का नाम आता है, सॉरी, और एक नाम आता है आपका राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। इन चारों की मध्यस्थता के कारण ही गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जो किस नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी, जो प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके बाद में जो सांप्रदायिक पंचायत था, इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत अछूतों को या दलितों को जो सीटें दी गई थी प्रांतीय विधानसभा में, उनकी संख्या थी 71। लेकिन गांधी जी ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को तो कर दिया समाप्त, लेकिन अछूतों के लिए जो सीटें थी वो 71 की जगह बढ़ा करके कितनी कर दी, 147। यानी कि प्रांतीय विधानमंडल में या प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित कर दी गई, 147। और केंद्रीय विधानसभा में इनकी सीटों में 18% क्या की गई, वृद्धि की गई। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब पूना पैक्ट सफल हो गया उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया कि धीरे धीरे वो सक्रिय राजनीति से हटने लगे और रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ उनका ध्यान गया। और उसी दौरान उन्होंने 1932 में क्या किया, एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की 1932 में, जिसका पहला अध्यक्ष उन्होंने घनश्याम दास बिरला को नियुक्त किया था। ठीक है, तो सवाल था कि अधिनियम घोषित किसने किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड। यहाँ पर आपका पूरा सांप्रदायिक पंचायत है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। क्या क्या बन सकते हैं, कब हुआ, एक तो तिथि पूछी जा सकती है, दूसरा किन किन के मध्य हुआ, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य। किस स्थान पर हुआ, तो पूना में हुआ था, इसीलिए ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों हुआ, सांप्रदायिक यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन इसी के विरोध में हुआ था 20 सितंबर। कब तोड़ा, 26 सितंबर 1932 को। क्लियर है। क्या क्या हुआ कि इनकी जो पहले सांप्रदायिक पंचायत में इनके लिए जो 71 सीटें निर्धारित की गई थी, अब उनकी संख्या बढ़ा करके प्रांतीय विधानसभा में कितनी कर दी, 147। और केंद्रीय विधानसभा में इनकी सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई, 18% की वृद्धि की गई। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। पहली बार किसके लिए बनाया गया, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका भी मैंने बताया था कि अछूतों के लिए ही इसने पहली बार पृथक निर्वाचक प्रणाली को स्वीकार किया था या समूह बनाया था। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। यानी कि जब सांप्रदायिक पंचायत आया तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसके लिए सीटों का क्षेत्र निर्धारित नहीं किया था। ऑप्शन ए मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति और बौद्ध। तो दोस्तों मुसलमानों के लिए भी किया था, सिखों के लिए भी किया था, अनुसूचित जाति के लिए भी किया था, लेकिन किसके लिए नहीं किया था, बौद्धों के लिए नहीं किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। सांप्रदायिक पंचायत के समय, अब ये तो आपको मालूम चली गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक पंचायत। अगर तिथि पूछता है तो 20 सितंबर 1932। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए अब तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके सारे सवाल, क्योंकि यहीं से पूरे प्रश्न बनते हैं आपके।
सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सांप्रदायिक पंचायत में तो कितनी सीटें दी गई थी इनको? 71 सीटें दी गई थी। और पूना पैक्ट में इनकी संख्या 71 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई। यानी कि 71 से संख्या कितनी हो गई? 147। और जितनी सीटें इनकी केंद्रीय विधानसभा में थी उन सीटों में कितनी वृद्धि की गई? 18% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो अब देख लो ऑप्शन क्या है आपका। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट में क्रमशः, तो सांप्रदायिक पंचायत में 71 थी, पूना पैक्ट में 147, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर अपना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। मैं पहले ही आपका आंसर यहाँ बता देता हूँ। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो दलितों की ओर से तो यहाँ पर कौन भाग ले रहा था? अंबेडकर। दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए थे और हिंदू वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। और भी सदस्यों ने साइन किए थे, इनमें से एक तो मदन मोहन मालवीय थे, अंबेडकर थे, सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऑप्शन है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो हरिजन सेवक संघ है ये एक संस्था का नाम परिवर्तित करके रखा गया था और उसका नाम था 1932 में गांधी जी ने ही उसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो बीडी बिड़ला। क्लियर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में। 1934 में जब इनकी पहली बैठक हुई पटना में, तो इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे, अब ये भी देख लेते हैं कि इसके महासचिव थे, वो थे आपके जयनारायण प्रकाश, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोक नायक। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो 1934 में पटना में इनकी पहली बैठक हुई या स्थापना हुई, कैसे भी मान सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला? तो दोस्तों 1937 में जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन हुए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस ने भी भागीदारी की और कांग्रेस को 5 राज्यों में, एक तो मद्रास, एक बिहार, एक मध्य प्रांत प्लस बरार, ये दोनों साथ में ही हैं,
एक तो आपका संयुक्त प्रांत और एक स्थान है आपका उड़ीसा। इन 5 राज्यों में कांग्रेस की भारी मतों से विजय हुई, यानी कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, या जिसे हम बोल सकते हैं पूर्ण बहुमत कांग्रेस को इन 5 राज्यों में मिला। तो इनमें से कौन सा जो इलेक्शन हुए थे उनका मंथ भी आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्शन हुए थे फरवरी 1937 में हुए थे, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब इन 5 में से कौन सा है इनमें? एक तो मध्य प्रांत आ गया, बिहार आ गया, पंजाब आ गया, पंजाब नहीं आया, मद्रास आ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब, यानी कि पंजाब एक ऐसा जिला था जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 1937 के चुनावों में नहीं मिला था, इस राज्य में, पंजाब में। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसके तहत जो प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्यकाल था, यानी कि जो चुनाव हुए थे फरवरी 1937 में, उसके बाद में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, तो इनका जो टोटल कार्यकाल था वो लगभग 2 साल 4 महीने चला था, 28 माह। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो सभी सरकारों ने क्या कर दिया, अपने अपने क्षेत्रों से इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार 28 माह इनका क्या हो जाएगा, टोटल कार्यकाल हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल आप लोगों के लिए है चलते चलते में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो जल्दी से दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।